हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये चैप्टर इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि बिजनेस स्टडीज का हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 45 लेक्चर वीडियो है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बिजनेस स्टडीज की बनाई है जिसमें हम लोग बहुत सारे डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इस सीरीज में आज मेरा 45 लेक्चर वीडियो है। 44 लेक्चर ऑलरेडी मैं इस सीरीज में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है। एंड ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एंड आज क्या पढ़ेंगे ये भी बताती हूँ। देखिए, ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये जो टॉपिक है, इसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो फॉलो करनी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी फॉर्म होती है तो क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। एंड इन लीगल फॉर्मेलिटीज को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन सी है वो 3 स्टेज? पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड तीसरा है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। तो ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज है ना, इनको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हम लोग प्रमोशन की जो स्टेज है लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रमोटर कौन है, उसका क्या रोल होता है, फंक्शंस क्या है, ये सब डिटेल में पढ़ा। जब कंपनी को रजिस्टर कराना होता है तो कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अग्रीमेंट्स वगैरह, कुल मिला के 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो वो सब भी हमने डिटेल में पढ़ा है पिछले लेक्चर में। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का क्या मतलब होता है, एंड इसके इफेक्ट क्या होते हैं। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या होगा। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा कंपनी को तो इसका इफेक्ट क्या होगा ये समझेंगे। सीआईएन नंबर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक प्लस तीसरा स्टेज क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। तो ये टॉपिक भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो मैंने बताया था कंपनी जो फॉर्म होती है इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंड बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, प्रोसीजर होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। एंड इन लीगल फॉर्मेलिटीज को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। ठीक। प्रमोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम ये सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे। राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो जब फर्स्ट स्टेज की जो भी फॉर्मेलिटीज थी, प्रमोशन ऑफ कंपनी, ये जो फर्स्ट स्टेज है उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद प्रमोटर क्या करता है, जो प्रमोटर होता है फिर वो एक एप्लीकेशन बनाता है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, इसके लिए प्रमोटर क्या करता है, एक एप्लीकेशन बनाता है। फिर प्रमोटर उस एप्लीकेशन को फाइल करता है किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के जो रजिस्ट्रार है उनके पास एप्लीकेशन अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना, एप्लीकेशन के साथ 6 जरूरी डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। तो जब पहली स्टेज हो गई प्रमोशन ऑफ कंपनी, ये जो पहली स्टेज थी हो गई, तो दूसरी स्टेज जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, इसमें जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है, एप्लीकेशन बनाता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का एप्लीकेशन बनाता है। ठीक है। एंड इस एप्लीकेशन को जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे ना, उन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं उसके पास फाइल करता है। कौन? प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ये बात समझ में आई। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना, रजिस्ट्रेशन के समय 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। कौन कौन से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसर्न ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर, अगर कोई अग्रीमेंट वगैरह हुआ है कंपनी में तो वो सब, स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन है वो चाहिए होता है, प्लस रिसिप्ट चाहिए होती है ऑफ द पेमेंट ऑफ फी। रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस होती है, उसके पेमेंट की रिसिप्ट चाहिए होती है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं मार्क करूंगी एमओए एंड एओए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट मिला के प्लस एप्लीकेशन किसके पास फाइल की जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ऑफ द स्टेट। उस राज्य का जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है उसके पास फाइल की जाती है।
जहां पर भी कंपनी का, जिस भी स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगा, ठीक है, जो कंपनी आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जो प्रपोज कंपनी है उसका कहीं रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएंगे ना, ठीक है, शायद लखनऊ में बनाए, दिल्ली में बनाए, बॉम्बे में बनाए, तो जहां पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएंगे तो उसका जो राज्य होगा, जैसे अगर लखनऊ में बनाया आपने, ठीक है, तो यानी उत्तर प्रदेश का जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन अलोंग विद 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये जो 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसके साथ एप्लीकेशन प्लस 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसको फाइल किया जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। कौन करेगा? प्रमोटर ऑफ द कंपनी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा इनकॉर्पोरेशन। ठीक, यहां तक समझ में आया। और जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेटिस्फाई हो जाएगा, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा एप्लीकेशन से प्लस वो जो 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनसे, जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट सही है, फीस वगैरह सबमिट है, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा सारी फॉर्मेलिटीज से, तब वो इशू करेगा। कौन इशू करेगा? रजिस्ट्रार इशू करेगा। क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, कंपनी को इशू करेगा। देखिए मैंने लिखा है, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ और रीड करती हूँ, सुनिएगा। When the registrar is satisfied, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटी, यानी जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह है जब वो पूरी हो जाएंगी, रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पे होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड टू द कंपनी, तब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है ना, ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का बर्थ सर्टिफिकेट होता है कंपनी का। ठीक है, मतलब कंपनी का जन्म हो गया है, कंपनी अब एग्जिस्ट करती है, कंपनी अब एक लीगल एंटिटी बन गई है। जब ये सर्टिफिकेट, ये स्पेलिंग यहाँ गड़बड़, ये लिखे, ये मैंने लिखा है, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है कंपनी को, इसका मतलब अब कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मतलब कंपनी का अब जाके जन्म हुआ है। और इस सर्टिफिकेट पे जो भी डेट मेंशन होगी, ये जो सर्टिफिकेट होगा ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस पे जो भी डेट मेंशन होगी, मतलब कंपनी उस तारीख को एस्टैब्लिश हुई थी, उस तारीख को कंपनी एस्टैब्लिश नहीं, उस तारीख को कंपनी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना, ये बेसिकली क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी है। जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जिसमें हमारा डेट, किस तारीख को, किस ईयर में हम पैदा हुए, क्या टाइम वगैरह था, ये सब होता है ना। टाइम नहीं होता उसमें, ये सब होता है ना, डेट वगैरह होती है, प्लेस होती है। तो उसी तरीके से कंपनी का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो कंपनी का एक तरीके से क्या होता है? बर्थ सर्टिफिकेट होता है। एंड नवंबर 1 ईयर 2000 से ये रूल आ गया था कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो अलॉट करता है CIN नंबर टू द कंपनी। CIN नंबर क्या होता है? अभी मैंने डिस्कस किया था ना, CIN नंबर की भी बात करेंगे। तो CIN नंबर क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, आइडेंटिफाई नंबर। ठीक है, CIN नंबर क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर। ठीक, और ये कौन इशू करता है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इशू करता है। किसको इशू करता है? वो जो नई कंपनी जिसका बर्थ हुआ है ना, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ है, उसको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी उसका CIN नंबर इशू करता है। ठीक है, आप किसी कंपनी का कोई सामान खरीदिए तो उसकी जो रिसिप्ट आपको मिलती है, तो रिसिप्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो है कंपनी का CIN नंबर भी लिखा होता है। ठीक है, तो वही है कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर, CIN नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी को मिल गया है, इसका इफेक्ट क्या है? ठीक है, तो इसका इफेक्ट यही है कि देखिए, अ कंपनी इज लीगली बोर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि कंपनी क्या है, कहा जाएगा कि कंपनी किस तारीख को लीगली बॉर्न, किस तारीख को हुई है? उस तारीख को जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखा हुआ है, जो डेट उस सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड है, मतलब कंपनी उस तारीख को पैदा हुई है। ठीक है, बॉर्न हुई है। ठीक है, एंड ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करने के बाद कंपनी क्या बन जाती है? एक लीगल एंटिटी बन जाती है। वो कंपनी बन जाती है, एक लीगल एंटिटी बन जाती है, जिसका क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है ऑन सच डेट। और अब कंपनी किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, कंपनी इंटाइटल्ड है कि किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
और एक बात और है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बार रजिस्ट्रार ने इशू कर दिया तो उसके बाद कंपनी क्या बन जाती है? कंपनी बन जाती है एक लीगल बिजनेस एंटिटी बन जाती है। ठीक है, और एक खास बात और है, सपोज करिए जो रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, रजिस्ट्रार ने ध्यान नहीं दिया, ये जो रजिस्ट्रार है उसने ध्यान नहीं दिया, कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई या कुछ गलती हो गई, ठीक है, बट इस रजिस्ट्रार ने ध्यान नहीं दिया और इसने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया। ठीक, तो एक खास बात है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फ्लॉ इन द रजिस्ट्रेशन, भले ही रजिस्ट्रेशन में कोई फ्लॉ रह गया, कोई गलती हो गई, कोई कमी रह गई, बट वंस अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड, यानी एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि कंपनी इज एग्जिस्टिंग नाउ, कंपनी अब एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी बॉर्न हो गई है, कंपनी अब लीगल एंटिटी बन गई है। भले ही इसकी पहली स्टेज में देखिए मैंने बताया ना 3 स्टेजेस होती हैं, तो ये जो इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वंस इशूड यानी एक बार इशू कर दिया गया है, तो अगर इसकी पहली स्टेज में, इससे जो पहली स्टेज थी प्रमोशन की स्टेज या जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने थे, उस स्टेज में भले ही अगर कोई डिफिशियंसी रह गई है, कोई कमी रह गई है, कोई फ्लॉ गलती हो गई है, तो वो सब कंसीडर नहीं की जाएगी, मतलब वो सब मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कंपनी को मान लिया जाएगा कि कंपनी बॉर्न हो गई है, कंपनी को सीआईएन नंबर इशू हो गया है, मतलब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है। ये खास बात है, ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट है। और इसीलिए क्योंकि एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया तो इसका मतलब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि रजिस्ट्रार जो है केयरफुली जो है इस सर्टिफिकेट को इशू करने से पहले केयरफुली जो है जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सबको देखे, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत क्रूशियल है। एक बार इशू कर दिया गया इसका मतलब सीआईएन नंबर इशू हो गया, इसका मतलब कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, और जब ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी अब इमीडिएटली अपना जो बिजनेस है वो शुरू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी को अगर फंड वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, बैंक वगैरह से या कहीं से भी प्राइवेट अरेंज करके अपने बिजनेस को शुरू कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये इफेक्ट होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। बट अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन यानी मार्केट से फंड रेज कर सकती है, पब्लिक से फंड रेज कर सकती है, तो वो है स्टेप 3, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज और है, एक करेक्शन है, यहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो सीआईएन नंबर है ना, सीआईएन का यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, दिस इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये एफ नहीं ये टी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये करेक्शन है, सीआईएन मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक, तो ये करेक्शन कर दीजिएगा, मैंने वही अभी ध्यान दिया, यहाँ पे एफ लिख गया है गलती से, तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है सीआईएन नंबर। ठीक, चलिए, तो फिर हमने पहली स्टेज पढ़ ली, प्रमोशन की स्टेज पढ़ ली, इनकॉर्पोरेशन की स्टेज पढ़ ली, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, बट उससे पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब नवंबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है कि ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि हर दिन मेरे चैनल पे काफी न्यू स्टूडेंट आते हैं जिन्हें नहीं पता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ, तो एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके ये देख लीजिएगा, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा और मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए, कमेंट करके मुझे बताया करिए कि कैसा था लेक्चर, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर वीडियो को शेयर किया करिए, एंड नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड स्टेज, कंपनी फॉर्मेशन की थर्ड स्टेज, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो हम जानते हैं अगर कोई पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी होती है ना, तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है इसका मतलब क्या है कि पब्लिक कंपनी मार्केट से भी यानी जनरल पब्लिक से भी फंड रेज कर सकती है। ठीक है, अगर उस कंपनी रन करना है, पैसे की तो जरूरत है ना, ठीक है, तो पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो जनरल पब्लिक से भी फंड रेज कर सकती है। कैसे? बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी,
सिक्योरिटीज इशू करके, सिक्योरिटीज मतलब शेयर या डिवेंचर इशू करके पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। ये है कंपनी, पब्लिक कंपनी है, तो ये अपने शेयर या डिवेंचर इशू करे एंड लोग उसके शेयर या डिवेंचर खरीदेंगे और पैसा देंगे। ठीक है, इनके पास, लोगों के पास गया शेयर, कंपनी के पास आया पैसा। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी मार्केट से भी फंड रेज कर सकती है। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी को अगर मार्केट से हमें फंड रेज करना है, कंपनी जो है उसको मार्केट से फंड रेज करना है, तो एक प्रोसीजर होता है, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। उसके लिए कंपनी सबसे पहले क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जैसे एग्जांपल, आप कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा, आप बीबीए बीकॉम या एमबीए एमकॉम में एडमिशन लिए होंगे, तो जब आप एडमिशन के लिए गए होंगे तो आपको उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस दिया गया होगा। प्रोस्पेक्टस में उस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल होगी ना। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होता है, जब कंपनी, ये कंपनी है, मार्केट से फंड रेज करेगी, तो क्या जनरल पब्लिक ऐसे ही क्या कंपनी में पैसा लगा देगी? नहीं, लोग जानना चाहेंगे ना कंपनी के बारे में सारी डिटेल। कंपनी ये पैसे कितना मार्केट से फंड रेज करना चाह रही है, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह क्या है, सब जानना चाहेगी ना। तो वही शॉर्ट में सारी चीजें कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करती है। तो कंपनी को मार्केट से फंड रेज करना है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, एंड इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो कंपनी के शेयर खरीदे ताकि कंपनी के पास फंड कलेक्ट हो। ठीक है, और उसके बाद कंपनी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है, शेयर अलॉट वगैरह किए जाते हैं, तो इस तरीके से कंपनी के पास, पब्लिक कंपनी के पास फंड कलेक्ट होता है। ठीक, तो यहां पर हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि क्या स्टेप फॉलो करती है जो पब्लिक कंपनी होती है, क्या स्टेप फॉलो करती है फॉर रेजिंग द फंड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से जब वो, ये कंपनी पब्लिक से जो फंड रेज कर रही है तो उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करती है। ठीक है, वैसे ये जो स्टेप है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने शेयर कैपिटल जब पढ़ाया है, ठीक है, शेयर कैपिटल जब पढ़ाया है तो वहां पे ये स्टेप मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं, बट यहाँ पे हम फिर से पढ़ रहे हैं एक बार। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं, 6 इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहला क्या है, सेबी अप्रूवल। दूसरा क्या है, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। तीसरा क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। चौथा क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पांचवा क्या है, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। छठा क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये सिंपल से, जो लास्ट स्लाइड में उसी को मैंने ये लिखा है, तो ये सिंपल से 6 स्टेप हैं जो कंपनी फॉलो करती है फॉर कैपिटल सब्सक्रिप्शन या फॉर रेजिंग द फंड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से फंड रेज करना है, इसके लिए ये 6 सिंपल से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो ये जो स्टेप्स है ना, इनको मैं डिटेल में अगले लेक्चर में बताती हूँ। आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।